बात करते हैं दोस्तों इपिथीलियम ऊतक के बारे में। हम लोग पिछले क्लास में जान चुके थे। इपिथीलियम के प्रकारों को अब जानना था हम लोग को। इपिथीलियम के प्रकार को हम लोग जानेंगे अब। ठीक है, चैप्टर वही रहेगा। दूसरा चैप्टर अभी चल रहा है ऊतक। ठीक है, इपिथीलियम ऊतक को हम लोग जानेंगे। एपिथेलियम ऊतक को हम लोग जान चुके ही थे, लेकिन एपिथेलियम ऊतक के प्रकार को हम लोग नहीं जाने थे। तो इसी वीडियो में जो है एपिथेलियम ऊतक के प्रकारों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार पहले समझिए, उसके बाद हम लोग बोर्ड पे समझेंगे। ठीक है, सुनिएगा थोड़ा गौर से और ध्यान लग से सुनिएगा। एपिथेलियम ऊतक को चार भागों में बांटा गया है। एपिथेलियम ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। एपिथेलियम ऊतक को चार भागों में बांटा गया है। एपिथेलियम ऊतक को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्या है? सल्की एपिथेलियम ऊतक। पहला क्या है? सल्की एपिथेलियम ऊतक। पहला है सल्की एपिथेलियम ऊतक, सल्की एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, दूसरा हो गया स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। दूसरा क्या है? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। और तीसरा हो गया घनाकार एपिथेलियम ऊतक। घनाकार एपिथेलियम ऊतक, घनाकार एपिथेलियम ऊतक, घनाकार एपिथेलियम ऊतक। चौथा हो गया पक्षाम्बी उपकला ऊतक। पक्षाम्बी उपकला या एपिथेलियम ऊतक। पक्षाम्बी उपकला, पक्षाम्बी उपकला ऊतक। ठीक है, इन चार ऊतक को हम लोग जानेंगे। आइए पहले एक एक ऊतक को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो क्या बताया हम कि एपिथेलियम यानी कि उपकला ऊतक को चार भागों में बांटा गया है। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक को चार भागों में, चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, उपकला ऊतक को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्या है? सल्की उपकला ऊतक। सल्की उपकला ऊतक। ठीक है, दूसरा है, पहला क्या हो गया? सल्की उपकला ऊतक। दूसरा हो गया स्तंभाकार। दूसरा क्या हो गया? स्तंभाकार, स्तंभाकार, स्तंभाकार उपकला ऊतक। तीसरा हो गया घनाकार, घनाकार उपकला ऊतक। घनाकार उपकला ऊतक। चौथा हो गया पक्षाम्बी, पक्षाम्बी उपकला ऊतक। पक्षाम्बी उपकला ऊतक। ठीक है, ये हम लोग जंतु ऊतक का पाठ पढ़ रहे हैं। हम लोग जंतु ऊतक का पाठ पढ़ रहे हैं। इपिथेलियम ऊतक को हिंदी होता है दोस्तों उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया। उपकला ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है सल्की, पहला क्या है? सल्की उपकला ऊतक। दूसरा है स्तंभाकार, स्तंभाकार उपकला ऊतक। तीसरा है घनाकार स्तंभाकार ऊतक। चौथा हो गया पक्षाम्बी, चौथा हो गया पक्षाम्बी। तो इन चारों ऊतक को हम लोग एक एक करके हम लोग आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, पहले सल्की ऊतक के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद हम लोग बोर्ड पे एक एक ऊतक को हम लोग जानेंगे। ठीक है, सल्की इपिथेलियम ऊतक। सल्की इपिथेलियम ऊतक जो है यानी कि सल्की उपकला ऊतक। सल्की उपकला ऊतक की आकृति जो होता है, सल्की उपकला ऊतक की आकृति जो होता है फर्श या दीवार पर लगी ईंट की तरह होता है। सल्की उपकला ऊतक की आकृति की अगर बात करते हैं, सल्की उपकला ऊतक की आकृति की बात करते हैं दोस्तों, सल्की उपकला ऊतक की आकृति की बात करते हैं, फर्श पर लगा ईंट,
फर्श पर लगा ईंट की तरह समान रहता है। ठीक है, सल की उपकला उत्तक का आकृति जो होता है ईंट के समान होता है। सीधा समझिएगा, ईंट के समान होता है, फर्श या दीवार पर लगा ईंट के समान होता है। ठीक है, इतना चीज समझ गए। उसके बाद त्वचा के बाहरी परत का निर्माण इसी उत्तक से होता है। यानी कि त्वचा, हम लोग का चमड़ी जो है, हम लोग का चमड़ी यानी कि मांसपेशी जो है, इसी उत्तक के द्वारा निर्माण होता है, इसी उत्तक के द्वारा निर्माण होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एपिथेलियम, सल की उपकला उत्तक जो है, सल की उपकला उत्तक जो है त्वचा का बाहरी परत का निर्माण, त्वचा के का बाहरी परत का निर्माण, त्वचा यानी कि चमड़ी का बाहरी परत का निर्माण इसी सल की उपकला उत्तक के द्वारा होता है, सल की उपकला उत्तक के द्वारा होता है। बस इतना इतना से ही है इसका, सल्की उपकला उत्तक के बारे में इतना से ही इम्पोर्टेंट बात है। आगे विशेष हम लोग को कुछ नहीं जानना है। ठीक है, तो सल्की उपकला उत्तक का आकृति कैसा होता है? फर्श पर लगी या दीवार पर लगी ईंट के समान की जैसा होता है। और सल्की उपकला उत्तक जो होता है, सल्की उपकला उत्तक सल्की उपकला उत्तक से जो है त्वचा के बाहरी परत का निर्माण होता है। तो सल्की उपकला उत्तक से जो है त्वचा के बाहरी परत का निर्माण होता है। सल्की उपकला उत्तक से जो है त्वचा के बाहरी परत का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आइए हम लोग सल्की उत्तक को हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। पहला हो गया सल्की उपकला उत्तक। सल्की उपकला उत्तक, सल्की उपकला उत्तक, सल्की उपकला उत्तक। ठीक है, उपकला को एपिथेलियम बोलते हैं, उत्तक को टिश्यू बोलते हैं। और सल्की का इंग्लिश हो गया दोस्तों स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अब समझिएगा सल्की उपकला उत्तक, सल्की उपकला उत्तक के बारे में समझिएगा आप लोग। सल्की उपकला उत्तक किसको कहते हैं? सल्की उपकला उत्तक जो है इसकी आकृति, इसकी आकृति फर्श या दीवार पर लगी, फर्श या दीवार पर लगी ईंट के समान, ईंट के समान होता है। ठीक है, सल्की उपकला उत्तक का आकृति जो होता है, सल्की उपकला उत्तक की आकृति कैसा होता है? फर्श या दीवार पर लगी ईंट के समान होता है, फर्श या दीवार पर लगी ईंट के समान होता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार का होता है सल्की उपकला उत्तक, सेम इसी प्रकार का होता है सल्की उपकला उत्तक। और सल्की उपकला उत्तक जो है, सल्की उपकला उत्तक का मुख्य काम होता है त्वचा के बाहरी परत का निर्माण करना। मुख्य मुख्य काम, मुख्य काम होता है त्वचा, त्वचा मतलब चमड़ी, त्वचा मतलब हम लोग का शरीर का जो ऊपर का परत है ये चमड़ी, इसी को बोलते हैं त्वचा। ठीक है, मुख्य काम क्या, मुख्य काम होता है त्वचा का बाहरी परत, त्वचा का बाहरी परत का निर्माण करना, निर्माण करना। ठीक है,
त्वचा का बाहरी परत का निर्माण करना, त्वचा का बाहरी परत का निर्माण करना। ठीक है, बस यही 2 पॉइंट हम लोग को याद रखना है। सल्की उपकला उत्तक आकृति कैसा होता है? फर्श या दीवार पर लगी ईंट के समान होता है। सल्की उपकला उत्तक का मुख्य काम जो है, मुख्य काम होता है त्वचा, त्वचा पर बाहरी परत का निर्माण करना। त्वचा पर जो है सबसे बाहरी परत का निर्माण करना सल्की उपकला उत्तक का ही काम है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे किसको? तो सल्की उपकला उत्तक को समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे दूसरा क्या है। सल्की को समझ लिए, अब दूसरा समझेंगे स्तंभाकार उपकला उत्तक। स्तंभाकार उपकला उत्तक दूसरा है स्तंभाकार। स्तंभाकार उपकला उत्तक। ठीक है, स्तंभाकार उपकला उत्तक। तो आइए स्तंभाकार उपकला उत्तक के बारे में हम लोग समझते हैं। स्तंभाकार उत्तक की कोशिका जो होती है लंबी होती है। स्तंभाकार की स्तंभाकार स्तंभाकार उपकला उत्तक की कोशिका कैसी होती है? लंबी होती है, लंबी होती है तथा कोशिका कोशिका के मुक्त सिरे पर, कोशिका के मुक्त सिरे पर यानी कि कोशिका का सिरे पर जो है माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई होते हैं, कोशिका के सिरे पर माइक्रोविलाई होते हैं। ठीक है, यह उत्तक जो है, यह उत्तक जो है ऐसे अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करता है। यह उत्तक जो है यानी कि हम लोग कह सकते हैं स्तंभाकार उपकला उत्तक जो है आंतरिक भागों का निर्माण करता है। आंतरिक भागों का निर्माण करता है जहां अवशोषण तथा सक्रेशन का काम होता है। जहां अवशोषण तथा सक्रेशन का काम होता है, जैसे हो गया आंत हो गया, आमाशय हो गया और पित्ताशय हो गया। आंत हो गया, आमाशय हो गया और पित्ताशय हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग अब बोर्ड पे हम लोग समझते हैं स्तंभाकार इपिथेलियम ऊतक को। नोट डाउन कीजिएगा। इस ऊतक को, इस ऊतक सॉरी इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है। इस ऊतक की कोशिका जो होती है लंबी होती है। इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है यानी कि स्तंभाकार उपकला ऊतक की कोशिका कैसी होती है? लंबी होती है। कोशिका के मुक्त सिरे पर, कोशिका के मुक्त सिरे पर माइक्रो माइक्रो विलाई होते हैं। माइक्रो विलाई होते हैं। स्तंभाकार उपकला ऊतक की कोशिका लंबी होती है। स्तंभाकार उपकला ऊतक की कोशिका लंबी होती है। स्तंभाकार उपकला ऊतक की कोशिका कैसी होती है? लंबी होती है। ठीक है, उसके बाद स्तंभाकार उपकला ऊतक की कोशिका लंबी होती है, परंतु परंतु इस कोशिका के सिरे पर, ये देखिए ये क्या हो गया, ये मान लीजिए कोशिका है। ठीक है, इसके कोशिका पे माइक्रोविलाई होता है। इसके कोशिका पे जो है, कोशिका के मुक्त सिरा पे यानी कोशिका के मुक्त सिरे, सिरा क्या हुआ? सिरा ये हुआ ना, सिरा, सिरा पे क्या होगा? माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई होते हैं, ऐसा ऐसे रेसादार की तरह जो निकला रहता है उसी को बोलते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, तो स्तंभाकार उपकला ऊतक में जो है कोशिका के मुक्त सिरे पर माइक्रोविलाई होते हैं। मुक्त सिरे पर क्या होता है? माइक्रोविलाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट होगा इसमें, अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट, यह ऊतक ऐसे अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करता है। यानी कि यह ऊतक जो है आंतरिक भागों का निर्माण करता है। यह ऊतक जो है आंतरिक भागों का, यह ऊतक यह ऊतक
ऐसे ऐसे आंतरिक आंतरिक यह ऊतक ऐसे आंतरिक ऐसे अंगों के सॉरी ऐसे अंगों के यह ऊतक ऐसे अंगों के आंतरिक भागों के निर्माण करता है निर्माण करता है निर्माण करता है। ठीक है, यह ऊतक जो है ऐसे अंगों के आंतरिक भागों का निर्माण करता है जैसे जहां अवशोषण और सक्रेशन का काम होता है अवशोषण और सक्रेशन का काम होता है जहां जहां अवशोषण तथा सक्रेशन सक्रेशन का सक्रेशन का काम होता है सक्रेशन का काम होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हो गया जैसे आंत हो गया अमाशय हो गया आंत हो गया अमाशय हो गया उसके बाद पित्ताशय हो गया पित्ताशय हो गया। ठीक है, तो स्तंभाकार उपकला ऊतक के बारे में समझ चुके हैं। ठीक है, स्तंभाकार उपकला ऊतक जो है स्तंभाकार उपकला ऊतक की कोशिका कैसी होती है लंबी होती है स्तंभाकार उपकला ऊतक की कोशिका कैसी होती है लंबी होती है। इसके मुक्त सिरे पर माइक्रोविलाई होते हैं इसके मुक्त सिरे पर क्या होता है माइक्रोविलाई होते हैं इसके मुक्त सिरे पर माइक्रोविलाई होते हैं। स्तंभाकार उपकला ऊतक ऐसे अंगों के ऐसे अंगों के आंतरिक भागों का निर्माण करता है ऐसे अंगों के आंतरिक भागों का निर्माण करता है जहां अवशोषण और सक्रेशन का काम होता है जहां अवशोषण और सक्रेशन का काम होता है जैसे जैसे आंत हो गया अमाशय हो गया उसके बाद पित्ताशय हो गया आंत हो गया अमाशय हो गया और पित्ताशय हो गया। ठीक है, अब तीसरा हम लोग समझेंगे घनाकार इपिथेलियम ऊतक स्तंभाकार इपिथेलियम ऊतक इतना ही समझेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोग समझेंगे अब घनाकार घनाकार उपकला ऊतक घनाकार उपकला ऊतक। ठीक है, तो आइए घनाकार उपकला ऊतक के बारे में समझते हैं। यह ऊतक जो है घनाकार उपकला ऊतक जो है इसकी आकृति घन के समान होता है इसकी आकृति कैसी होती है घन के समान होती है इसकी आकृति कैसी होती है घन के समान होती है। हाँ, तो कहाँ तक बात कर रहे थे हम लोग घनाकार उपकला ऊतक घनाकार उपकला ऊतक की बात करते हैं दोस्तों। इसकी आकृति घन के समान होता है इसकी आकृति घन के समान होता है। घनाकार उपकला ऊतक की बात करते हैं घनाकार उपकला ऊतक की आकृति घन के समान होता है घन के सामान्य होता है। ठीक है, यह ऊतक के द्वारा जो है यह ऊतक के द्वारा शरीर में विभिन्न ग्रंथि का निर्माण होता है। ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ग्लैंड बोलते हैं ग्रंथि को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं। इसी ऊतक के द्वारा जो है शरीर के विभिन्न अंगों में शरीर में ग्लैंड का निर्माण होता है। घनाकार उपकला ऊतक के द्वारा शरीर में घनाकार उपकला ऊतक के द्वारा शरीर में ग्लैंड यानी कि ग्रंथि का निर्माण होता है। ठीक है, जिनमें प्रमुख ग्रंथि 4 प्रकार का ग्रंथि के बारे में हम लोग जानेंगे 4 प्रकार के ग्रंथि के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला हो गया
पहले इतना बात हम लोग यहाँ पे सब लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रमुख ग्रंथि। पॉइंट पहला पॉइंट होगा दोस्तों, इस ऊतक की कोशिका घन के समान। अभी जो घन देख रहे थे बोर्ड पे दोस्तों, सेम उसी प्रकार घनाकार उपकला ऊतक की आकृति होती है, घन के समान होता है, घन के समान होता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट दोस्तों, इसमें 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 सॉरी, इस ऊतक के द्वारा, इस ऊतक के द्वारा, इस ऊतक के द्वारा शरीर में, शरीर में ग्रंथि, ग्रंथि, ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड, ग्लैंड, ग्लैंड का निर्माण होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, घनाकार उपकला ऊतक के द्वारा शरीर में ग्रंथि का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे प्रमुख ग्रंथि। प्रमुख ग्रंथि, प्रमुख ग्रंथि, प्रमुख ग्रंथि, प्रमुख ग्रंथि, जिनमें पहला हो गया कौन, श्वेत ग्रंथि। पहला कौन हो गया, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। पहला कौन हो गया, श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि के बारे में समझिए पहले। ठीक है, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, यह ग्रंथि स्तनधारी त्वचा के ऊपरी परत में पाए जाते हैं। यह ग्रंथि जो है, यह ग्रंथि जो है स्तनधारी, स्तनधारी किसको कहते हैं, स्तनधारी किसको कहते हैं दोस्तों, जो अंडा नहीं देता है। स्तनधारी किसको कहते हैं, जो अंडा नहीं देता है उसी को स्तनधारी कहते हैं। जो सीधे बच्चा पैदा करता है उसी को स्तनधारी कहते हैं। जो दूध पिलाती है, जो जीव जंतु दूध पिलाती है उसी को स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी कभी अंडा नहीं देता, स्तनधारी कभी अंडा नहीं देता है, वो सीधे बच्चा पैदा करती है। ठीक है, उसके बाद ऊपरी परत में पाए जाते हैं। ठीक है, यह ग्रंथि जो है स्तनधारी, सॉरी दोस्तों बताने में हम मिस्टेक कर दिए। ठीक है, सॉरी बताने में हम मिस्टेक कर दिए। ठीक है, स्तनधारी के त्वचा में, स्तनधारी के त्वचा के, स्तनधारी के त्वचा के ऊपरी परत, स्तनधारी के त्वचा के, स्तनधारी के त्वचा के, यानी कि श्वेत ग्रंथि जो है स्तनधारी, केवल स्तनधारी के त्वचा के ऊपरी परत में, ऊपरी परत में पाए जाते हैं, ऊपरी परत में पाए जाते हैं, ऊपरी परत में पाए जाते हैं। इस इनके द्वारा पसीने का क्या होता है, स्राव होता है। इनके द्वारा पसीने का स्राव होता है, इनके द्वारा क्या होता है, पसीने का स्राव होता, स्राव होता है, यानी कि पसीना निकलता है। सेक्रेशन मतलब निकलना, सेक्रेशन मतलब निकलना, पसीने का निकलना किसके कौन सा ग्रंथि के द्वारा होता है दोस्तों, श्वेत ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, तो श्वेत ग्रंथि को समझिएगा बोर्ड पे। यह ग्रंथि, यह ग्रंथि स्तनधारी त्वचा, स्तनधारी त्वचा के ऊपरी परत, त्वचा के ऊपरी परत, ऊपरी परत, स्तनधारी त्वचा के ऊपरी परत में पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं, स्तनधारी त्वचा के ऊपरी परत में पाए जाते हैं। इस ग्रंथि के द्वारा, इस ग्रंथि के द्वारा, इस ग्लैंड के द्वारा पसीने,
पसीने का स्राव होता है, स्राव होता है। ठीक है, इस ग्रंथि के द्वारा जो है पसीने का क्या होता है, स्राव होता है। कौन सी ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि के द्वारा पसीने का स्राव होता है। अगला जो है, अगला जो है लेक्रामाइल ग्रंथि, लेक्रामाइल ग्रंथि, अगला जो है लेक्रामाइल ग्रंथि। लेक्रामाइल ग्रंथि जो है आंख में पाई जाती है, लेक्रामाइल ग्रंथि जो है आंख में पाई जाती है। ठीक है, जिससे आंसू का स्राव होता है, जिससे आंसू निकलता है, उस जिससे आंसू निकलता है, आंखों में पाई जाती है लेक्रामाइल ग्रंथि। इसी ग्रंथि के द्वारा आंख से आंसू निकलता है, इसी ग्रंथि के द्वारा जो है आंख से आंसू निकलता है। तो लेक्रामाइल ग्रंथि जो है, लेक्रामाइल ग्रंथि जो है आंख में पाई जाती है। लेक्रामाइल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो आंख में पाई जाती है। और इसी ग्रंथि के द्वारा आंख से आंसू निकलता है, इसी ग्रंथि के द्वारा आंख से आंसू निकलता है। आंसू में लाइसोजाम, लाइसोजाम नामक विशेष सूक्ष्म विशेष एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, आंसू में जो है विशेष लाइसोजाम, आंसू में जो है लाइसोजाम नामक, लाइसोजाम नामक, आंसू में लाइसोजाम नामक विशेष एंजाइम पाए जाते हैं, विशेष एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे 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 प्रभाव से जिसके प्रभाव से आंख में आए हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेक्रामाइ लेक्रा लाइको सॉरी लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो पाया जाता है, लाइसोजाम नामक एंजाइम, लाइसोजाम नामक एंजाइम, लाइसोजाम नामक एंजाइम जो पाया जाता है, लाइसोजाम नामक एंजाइम जो पाया जाता है आंसू में। ठीक है, तो आंख में जो हानिकारक पदार्थ, आंख में जो हानिकारक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ यानी कि सूक्ष्म, आंख में जो हानिकारक पदार्थ, हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सॉरी, आंख में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। आंख में हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं श्वेत ग्रंथि को। श्वेत ग्रंथि याद रखेगा, यह ग्रंथि स्तनधारी के त्वचा के ऊपरी परत में पाया जाता है। और यह पसीने का स्राव करता है। पसीने का स्राव कौन सा, श्वेत ग्रंथि। पसीने का स्राव कौन सा ग्रंथि करता है, तो श्वेत ग्रंथि। अगला दूसरा है दोस्तों, दूसरा कौन सा ग्रंथि बताया, लेक्रा लेक्राइमल, लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल, लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि जो है, लेक्राइमल ग्रंथि यह आंख में पाया जाता है। लेक्राइमल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, आंख में पाया जाता है। यह आंख में पाया जाता है। लेक्राइमल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, आंख में पाया जाता है। ठीक है, लेक्राइमल ग्रंथि जो आंख में पाई जाती है, जिससे आंसू, जिससे जिससे आंसू निकलता है, जिससे आंसू निकलता है, निकलता है। ठीक है, आंसू में, आंसू में लाइसोजाम, लाइसोजाम नामक एंजाइम पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि लाइसोजाम नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो आंख में, आंख के आंसू में पाया जाता है। लाइसोजाम नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, आंख के आंसू में पाया जाता है। आंख के द्वारा जो निकलता है आंसू, आंख के द्वारा जो निकलता है आंसू, उसी आंसू में जो लाइसोजाम नामक एंजाइम पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो है सेरुमिनस ग्रंथि, अगला क्या है, सेरुमिनस ग्रंथि। सेरुमिनस ग्रंथि जो है, सेरुमिनस ग्रंथि स्तनधारी के, स्तनधारी के वर्ग के, स्तनधारी वर्ग के जीव के कान में पाया जाता है। ठीक है, सेरुमिनस ग्रंथि जो है स्तनधारी के कान के, कान के स्तनधारी जो है, स्तनधारी वर्ग के, स्तनधारी वर्ग के कान, स्तनधारी वर्ग के कान में पाया जाता है। ठीक है, सेरुमिनस ग्रंथि। ठीक है, इस ग्रंथि में मोम के समान पदार्थ का स्राव होता है। कान में जो गुज्जू होता है दोस्तों,
इसी ग्रंथि के द्वारा कान में हम लोग बोलते हैं ना, ग्रामीण भाषा में आम भाषा में क्या बोलते हैं, कान में गुज्जू हो गेलो छो, कान में गुज्जू हो गेलो छो, उसको क्या बोलते हैं, मोम बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से ग्रंथि के द्वारा जो है सेरुमिनस ग्रंथि, सेरुमिनस ग्रंथि। ठीक है, तो लाइक्रामल ग्रंथि, थोड़ा नाम थोड़ा टफ है, थोड़ा 2-4 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। ठीक है, लैक्रामाइल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, आंख में पाया जाता है। श्वेत ग्रंथि कहाँ पाया जाता है दोस्तों, श्वेत ग्रंथि आप लोग श्वेत ग्रंथि का मुख्य काम क्या है, पसीने का स्राव करना। ठीक है, तो तीसरा ग्रंथि कौन था, तुरंत सूख जाता है पंखा चलने के बाद मारकर, सेरुमिनस, सेरुमिनस, मिनस ग्रंथि, सेरुमिनस ग्रंथि, सेरुमिनस ग्रंथि यह स्तनधारी वर्ग के जीव के कान में पाया जाता है, यह सीधा जानिए कान में पाया जाता है। ठीक है, स्तनधारी जीव के कान में पाया जाता है, यह ग्रंथि कान में पाया जाता है, 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 कान में पाया जाता है। सेरुमिनस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, कान में पाया जाता है। इस ग्रंथि के समान, इस ग्रंथि से जो है मोम के समान पदार्थ का स्राव होता है, यानी कि पदार्थ निकलता है। इसी ग्रंथि से जो कान में जो है गुज्जू निकलता है। सेरुमिनस ग्रंथि के द्वारा, इस ग्रंथि के द्वारा, इस ग्रंथि के द्वारा, इस ग्रंथि के द्वारा, इस ग्रंथि के द्वारा कान में मोम के समान, मोम के समान, समान, मोम के समान, मोम के समान, मोम के समान पदार्थ का स्रावित होता है। स्रावित मतलब निकलना, स्रावित, स्रावित होता है, स्रावित होता है। ठीक है, तीसरा ग्रंथि समझ ले, सेरुमिनस ग्रंथि। अब चौथा ग्रंथि जो है सीबम ग्रंथि, चौथा कौन सा है, सीबम ग्रंथि, चौथा जो बचा है सीबम ग्रंथि। आइए सीबम ग्रंथि को भी हम लोग समझते हैं। सीबम ग्रंथि, सीबम ग्रंथि, सीबम ग्रंथि, सीबम ग्रंथि, चौथा जो है सीबम ग्रंथि। यह ग्रंथि त्वचा के डर्मिस यानी कि भीतरी परत में पाई जाती है। सीबम ग्रंथि जो है त्वचा के भीतरी परत में पाया जाता है। सीबम ग्रंथि जो है, तीसरा कौन है, सीबम ग्रंथि, सीबम ग्रंथि, सीबम, सीबम ग्रंथि। यह ग्रंथि जो है त्वचा के भीतरी परत में पाया जाता है, त्वचा के भीतरी परत में पाया जाता है, भीतरी परत में पाया जाता है, त्वचा के भीतरी परत में पाया जाता है। कौन, सीबम ग्रंथि। ठीक है, यह ग्रंथि एक प्रकार का तेलीय पदार्थ का कौन जी करता है, स्राव करता है। यह ग्रंथि जो सीबम ग्रंथि जो है, सीबम ग्रंथि जो है एक प्रकार का तेलीय पदार्थ का क्या करता है, स्राव करता है। तेलीय पदार्थ का क्या करता है, स्राव करता है, जिसे सीबम ग्रंथि कहते हैं। त्वचा एवं बालों को चिकना और जलरोधी बनाए रखता है। सीबम ग्रंथि जो है त्वचा और बाल, चमड़ी, चमड़ी को चिकना और त्वचा, चमड़ी को चिकना यानी कि त्वचा को चिकना और बाल को क्या करता है, जलरोधी, बाल को जो है जलरोधी बना के रखता है, बाल को जलरोधी बना के रखता है, यानी कि तेल के समान, तेल के समान क्या कौन सी करता है, तेल के समान एक पदार्थ पाया जाता है किसमें, सीबम ग्रंथि में। ठीक है, अगला होगा, अगला चौथा पॉइंट हम लोग समझेंगे घनाकार स्तंभी उपकला तक, इतना ही था। ठीक है, घनाकार, घनाकार उपकला तक बस इतना था। घनाकार उपकला तक में कितना ग्रंथि पढ़े हम लोग, 4 ग्रंथि पढ़े। पहला कौन सा ग्रंथि पढ़े, श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि स्तनधारी वर्ग के जीव में पाया जाता है, उससे क्या होता है, पसीने का स्राव होता है। ठीक है, उसके बाद अगला दूसरा ग्रंथि हम लोग कौन सा पढ़े, दूसरा ग्रंथि पढ़े लक्रा, लक्रामाइल ग्रंथि, लक्रामाइल ग्रंथि, लक्रामाइल ग्रंथि जो आंख में पाया जाता है, जो आंख में पाया जाता है। और आंख में पाया जाता है, आंख से जो आंसू निकलता है, आंसू में लाइसोजाम नामक एंजाइम पाया जाता है। आंख के आंसू में
लाइसोजाम नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सी ग्रंथि के द्वारा? कौन सी ग्रंथि के द्वारा? हाँ, लेक्रा लेक्रा लेक्रामाइल ग्रंथि के द्वारा। उसके बाद सेरुमिनस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। सेरुमिनस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। कान में जो गुज्जू होता है, कान में जो गुज्जू होता है वो मोम के समान होता है। कान में जो गुज्जू होता है मोम के समान होता है। ठीक है, सेरुमिनस ग्रंथि। और शिवम ग्रंथि जो है, शिवम शिवम ग्रंथि जो है त्वचा के कहा भीतरी परत में होता है। त्वचा के भीतरी परत में होता है। ये चमड़ी जो है ना, सॉरी, चमड़ी चमड़ी के भीतर में, चमड़ी के भीतर भीतरी परत में पाया जाता है। कौन? शिवम ग्रंथि। और तेलीय पदार्थ होता है, तेलीय पदार्थ होता है शिवम ग्रंथि, जिससे जो है त्वचा और बालों पर जलरोधी का काम करता है, जलरोधी का काम करता है। उसके बाद चौथा हम लोग अब पढ़ेंगे, चौथा हम लोग पढ़ेंगे पक्षाम्बी उपकला उत्तक। पक्षाम्बी उपकला उत्तक, ठीक है, पक्षाम्बी उपकला उत्तक। लास्ट है दोस्तों, समझिएगा आप लोग। चौथा कौन है? पक्षाम्बी, पक्षाम्बी उपकला उत्तक, पक्षाम्बी उपकला उत्तक, ठीक है। पक्षाम्बी उपकला उत्तक, यह उत्तक की कोशिका लंबी होती है तथा इसमें सिलिया पाए जाते हैं। इस उत्तक की कोशिका कैसी होती है? लंबी होती है। इस उत्तक की कोशिका यानी कि पक्षाम्बी उपकला उत्तक की कोशिका कैसी होती है? लंबी होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? सिलिया पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सिलिया पाया जाता है। यह उत्तक ट्रेकिया, ट्रेकिया के भीतरी सतह में अंडवानी गर्भाशय में पाया जाता है। अंडवानी गर्भाशय में पाया जाता है। ठीक है। और पक्षाम्बी उपकला उत्तक जो है, पक्षाम्बी उपकला उत्तक जो है पदार्थ को एक दिशा में जाने का, एक दिशा में जाने का, जाने जाने में मदद करता है। पक्षाम्बी उपकला उत्तक जो है एक दिशा में जाने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो पक्षाम्बी उपकला उत्तक, यह उत्तक पक्षाम्बी उपकला, इस उत्तक की कोशिका, पहला पॉइंट समझिएगा, इस उत्तक की कोशिका, इस उत्तक की कोशिका, इस उत्तक की कोशिका लंबी होती है, लंबी होती है। इसमें सिलिया पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सिलिया पाया जाता है। सिलिया पाया जाता है। सिलिया किसको कहते हैं? तो आइए समझिएगा थोड़ा। कोशिका के भीतर में जो है इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से रेशे के समान खड़े संरचना को क्या बोलते हैं? सिलिया बोलते हैं। रेशे के समान खड़े संरचना को क्या बोलते हैं? सिलिया बोलते हैं। ठीक है, सिलिया बोलते हैं। यह उत्तक जो है ट्रेकिया यानी कि श्वास नली, ट्रेकिया यानी कि श्वास नली के भीतरी सतह में, अगला पॉइंट समझिएगा, यह उत्तक, यह उत्तक ट्रेकिया, ट्रेकिया यानी कि श्वास नली, श्वास नली के भीतरी सतह, श्वास नली के भीतरी सतह, श्वास नली के भीतरी सतह में अंडवाहिनी, 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 अंडवाहिनी को
फिलिपियन ट्यूब भी बोलते हैं, अंड वाहिनी को क्या बोलते हैं? फिलोपियन, फिलोपियन, फिलिपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग जनन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जानेंगे फिलिपियन ट्यूब क्या होता है। ठीक है, अभी जानने का कोई जरूरत नहीं होता है। तथा गर्भाशय फैलता है, तथा गर्भाशय, गर्भाशय, गर्भाशय को इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। गर्भाशय इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूट्रस, यूट्रस पाया जाता है, यूट्रस पाया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को आज समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।